साथियों, एक समस्या का समाधान लेकर और आ गए हैं। भौतिक विज्ञान के प्रश्न अक्सर होते हैं कि आपको याद नहीं होते। इससे संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ तो लेते लेकिन प्रैक्टिस नहीं। आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे उष्मा चैप्टर से हैं कई, लगभग इसमें 3 से 4 चैप्टर अभी एक एक करके आप देखते जाएंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को शामिल किया। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप देखेंगे और पढ़ेंगे भी कि ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वही क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलते हैं प्यारे साथियों आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है उष्मा से है। उष्मा से स्टार्ट किया जाए। उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक प्रक्रिया क्या है? पर जिसमें उष्मा विमोचित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, या उष्मा जो है अवशोषित, विमोचित तथा अवशोषित दोनों होती है। तो आपको बता दूं, उष्मा क्षेपी क्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा निकलती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उष्मा क्या होती है? विमोचित होती है, यानी उष्मा निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का बुरा कंडक्टर है? यानी कि उष्मा को सोखता नहीं है, उष्मा को ग्रहण नहीं करता है। तो एल्युमिनियम है, तांबा है, सीसा है, चांदी। सबसे कम उष्मा को कौन था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सीसा जो है उष्मा का, तो क्या बताएंगे? सीसा जो है उष्मा का क्या है? कुचालक है। जबकि उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे पारा जो है उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चलते हैं नेक्स्ट देख। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? चांदी। चांदी भी जो है उष्मा का सुचालक यानी सिल्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो शरीर के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? उनकी विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके अपने अपने तापमान पर, उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। दो शरीर या दो पिंड के बीच उष्मा का ट्रांसफर किस पर निर्भर करेगी? अपने अपने तापमान पर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है? उष्मा को किससे मापा नहीं जाता, ये आप बताइए। उष्मा को आप जानते हैं किस में, कैलोरी में मापते हैं कि किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर कौन नहीं मापा जाता, किससे नहीं मापा? तो डिग्री सेल्सियस से ताप नापा जाता है। क्या ताप नापते हैं, इसमें उष्मा नहीं मापा जाता है। जबकि जूल, कैलोरी या किलो, भोजन से प्राप्त उष्मा या ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो आप बताओ, कैलोरी या किलो कैलोरी से मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, या सेंटीग्रेड होता है, या फारेनहाइट। तापमान का एसआई मात्रक आपको बता दें केल्विन होता है। इसको के से नोट करते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? आपको बता दूं, ये शरीर का तापमान कितना, 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। 6 एग्जैक्ट होता है। तो इसमें 98 करीब कहाँ पर? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है? प्लेटिनम तापमापी से, गैस ताप, पायरोमीटर से, या विकिरण? इस पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी ना कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पायरोमीटर तापमापी या विकिरण तापमापी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में तापमापियों में से किससे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? अभी बात हुई विकिरण तापमापी को क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केल्विन मान में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन मान में मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है, और सेल्सियस में 98.6 सेल्सियस, और यदि कहा जाए, सॉरी, फारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस 36.9। तो सेल्सियस में 36 और फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। तो इसका उत्तर क्या हो जाए? चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, या -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर आप बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन में यदि कहा जाए तो कितना हो जाएगा? फारेनहाइट में कहा जाए, केल्विन में कहा जाए तो कितना? फारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 277 केल्विन हो जाएगा। आपको फारेनहाइट में इसका उत्तर कमेंट करना है कि फारेनहाइट में कितना होगा। तो मैं ही बता देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 32 4 36 फारेनहाइट हो जाएगा। नहीं सॉरी, तो आप बताएंगे फारेनहाइट में कितना होगा? तो 36 फारेनहाइट। तीनों आपको मैं बता दिया हूं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। उष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। तो उष्मा संचरण की तीनों विधियां हैं। चालन किस में होता है? तो ठोसों में होता है।
जबकि संवहन किस में होता है, तो आप बताएंगे द्रव और गैस दोनों में होता है, द्रव गैस दोनों में होता है। जबकि विकिरण किस में, विकिरण केवल गैसों में, ऊष्मा का संचरण गैसों में किस माध्यम से होता है, सूर्य के का रोशनी पृथ्वी के, सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी तक आता है किसके द्वारा, तो आप बताएंगे विकिरण के द्वारा। कोई धातु गर्म होता है, ठोस गर्म होता है तो चालन के द्वारा। पानी गर्म होता है, पानी के द्वारा, जब पानी से भाप बनता है, भाप से पूरा एनवायरनमेंट जो गर्म हो जाता है वो किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। तीनों आप याद कर सकते हैं बड़े आराम से। चलते हैं नेक्स्ट दे देते हैं। ऊष्मा संचरण की किस विधि से पदार्थ के अणु एक दूसरे के साथ स्वयं नहीं जाते, किस में नहीं स्वयं जाते हैं, चालन में, संवहन में, विकिरण। तो विकिरण में नहीं जाते क्योंकि सूर्य कभी चल के उसमें अपने ऊष्मा देने नहीं आता, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, संवहन। सॉरी, इसमें क्या करा, अच्छा स्वयं नहीं जाते, एक दूसरे तक स्वयं नहीं पहुंचते, एक कण दूसरे कण को देता रहता है, इसका मतलब चालन होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगा, तो चालन प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे लोहा गर्म होता है, ये कण यहाँ गर्म हुआ तो एक कण दूसरे कण से गर्म हुआ तो लास्ट तक यहाँ वाला कण इसको गर्म कर दिया, मतलब चल के नहीं जाता, तो एक कण दूसरे को देता रहता है, लास्ट तक ऐसे लास्ट तक पहुंच जाता है। आप देखते हो एक तरफ लोहा गर्म करो दूसरे तक स्वतः गर्म होता है, लेकिन उसके कण चल के नहीं जाते, एक कण दूसरे को ट्रांसफर करता रहता है, तो इसका उत्तर चालन हो जाएगा। किस विधि द्वारा द्रव और गैसों में ऊष्मा ट्रांसफर होती है, हमने पता किसमें, संवहन। संवहन मतलब हो तो कन्वेक्शन में जो है ऊष्मा, जो गैस द्रव दोनों में ऊष्मा ट्रांसफर होता है, तो उत्तर हो जाएगा संवहन। चलते हैं नेक्स्ट। बोलोमीटर से क्या नापते हैं, बोलोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आप याद कर लीजिए बोलोमीटर से क्या नापा जाता है, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो आपकी बात पहले हो चुकी, मरकरी या पारा है। पारे का सिंबल क्या होता है, Hg। ये एकमात्र क्या है, द्रव धातु कौन सी है, तो बताएंगे पारा है। एकमात्र द्रव धातु कौन सा, तो बताएंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन को Br से डिनोट करते हैं। अधातु कौन सी है, द्रव धातु, तो बताएंगे ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट दे लेते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, ऊष्मा का संप्रेषण अणुओं के संगठन के द्वारा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संवहन द्वारा। संवहन द्वारा एक कण दूसरे, जैसे देखते हो आप पानी गर्म कर रहा होता है, पानी गर्म उबल के नीचे वाला पानी ऊपर आ जाता है, मतलब वही नीचे वाला पानी ही चल के आता है, दूसरे को गर्म करता है, तो इसे आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आप बताइए कि संवहन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख ले। संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन। निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है, भाप की गुप्त ऊष्मा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया, तो डिबार ने किया, स्टीफंस ने, किरचॉफ ने, या न्यूटन ने, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डिबार ने किया था। वही थर्मस फ्लास्क जिसमें पानी रखते हो, गर्म पानी रखते हो तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखते हो तो ठंडा ही रहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डिबार ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य का विकिरण कौन से भाग को सोलर कुकर को गर्म कर देता है, परावैंगनी, अवरक्त या कास्मिक या प्रकाशीय, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, अवरक्त किरणें जो है सोलर कुकर को क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं, सोलर कुकर। चलते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायरेक्ट देखिए, ठोस से गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, या इसी को उदात्तीकरण कहा जाता है, उदात्तीकरण कहा जाता है, उदात्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यांत्रिकी। यांत्रिकी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं अक्सर, क्योंकि थोड़ा सा याद करना इनको टफ होता है, लेकिन आप एक इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आराम से याद हो जाएंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, जूल होता है कि न्यूटन होता है या वाट होता है, तो आपको तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। जबकि न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट। शक्तिमान लगाएगा वाट, तो शक्ति का मात्रक वाट यानी कि जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष की है क्या है, दूरी की। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताएंगे पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो बताएंगे पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बल का एसआई यूनिट क्या है, बल का एसआई यूनिट क्या है, तो बल का क्या अभी बात हुई, तो बल का न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइनें होती, तो 10 के घात 5 डाइन होती हैं। जबकि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो आप बताइए 10 के घात 7 अर्ग। इन सबको याद रखना। न्यूटन ने न्यूटन के पत्नी का नाम या बीबी का नाम क्या था, डाइन था, तो उन्हीं के सम्मान में उन्होंने रखा था। न्यूटन ने अपने डाइन को कितनी बार बैठाया था, 5 बार। जबकि अर्ग 1 जूल यहाँ लिखना था, यहाँ जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 के घात 7 अर्ग होते हैं। और जूल ने अपनी बीबी अर्गिया को कितनी बार बैठा था, 7 बार बैठा था। ऐसे याद कर सकते हैं दोनों को। निम्न से कौन सा
समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो अधिवर्ष, चंद्रमा या प्रकाश वर्ष। अभी मैंने बात बताया प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी की इकाई, तो इसका मतलब यही नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी मापने की क्या है? सबसे बड़ी इकाई को क्या बोलते हैं? पारसेक बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ल्यूमन किसकी इकाई है? ल्यूमन, तो ल्यूमन किसकी इकाई है? तो ज्योति फ्लक्स की इकाई। जबकि ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? तो आप बताएंगे कैंडेला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हर्ट्ज मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज किससे मापा जाए? हर्ट्ज से क्या नापते हैं? तरंग दैर्घ्य या तरंगों की तीव्रता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज से क्या नापते हैं? तो बताएं, तरंग की आवृत्ति किससे मापा जाता है? तो हर्ट्ज से मापा जाता है। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिमेय जिसका बीमा नहीं होता? विकृति का होता नहीं, श्यानता गुणांक का नहीं, तो गैस नियतांक है, प्लांक नियतांक। तो इसका उत्तर विकृति का कोई भी बीमा नहीं होता है, ना तो इसका मात्रक होता है। विद्युत की इकाई क्या है? विद्युत की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या कूलम्ब है? तो इसका बता दें, विद्युत का होता है एम्पियर। विद्युत यानी कि यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा का भी इकाई क्या कहेगा? तो एम्पियर है। और किससे मापते हैं? यंत्र क्या है? तो अमीटर कहते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो बताइए डायोप्टर होता है। वीडियो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन, इसमें अदिश राशि कौन सी? अदिश राशियां कौन सी? तो अदिश राशि आपको बता दूं जिसमें क्या हो, वा ना लगा हो। तो इसमें वा कहाँ, वा बल, वा वेग, वा बा ना दिख रहा हो, तो इसमें कहाँ दिख रहा है? ऊर्जा में नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हो? ऊर्जा एक प्रकार की अदिश राशि, जबकि बल गुण और अड़ा हो या वा लगा हो, और क्या भी सभी सदिश राशियाँ होती है। सामान्यतः एक दो जो है घनत्व है, घनत्व में वा लगा है तब भी अदिश राशि होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का या बल का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कोणीय गति का जो है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो बताएंगे कोणीय गति का। रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो रॉकेट के सिद्धांत पे, तो रॉकेट आप बताइए न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है बच्चों? अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व अभी बात बताए थे, किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, वस्तु का मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहता है? वस्तु का मात्रा बदलने पर उसका क्या? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट रखते चलिए। समुद्र के पलवन पर आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? तो आप बता दें कितना भाग ऊपर रहता है? तो आप बताएंगे इसका उत्तर जो है 1/9 भाग, यानी कि ये 10 फुट का है तो 1 फुट बाहर रहेगा, 9 फुट जो है अंदर रहेगा। चलते हैं, 9 फुट का है तो 1 ऊपर रहेगा और 8 फुट नीचे रहेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम जब दोनों आपस में जो है क्रिया करते हैं तो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम के सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु बम आप बताएंगे नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। डायनमो किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा को बदलता है? डायनमो क्या है? यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को हमको क्या देता है? विद्युत देता है। तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनमो हो गया। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती? किसमें? चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा, बहता हुए पानी में, चलता हथौड़ा में, लेकिन खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। चलते हैं, अब प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जिसे प्रकाश बना है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है फोटॉन बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे मैक्सवेल ने किया था। और अच्छा, न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था, जबकि हाइगन्स ने दिया था, हाइगन्स ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। कण सिद्धांत दिया, प्रकाश के कण सिद्धांत न्यूटन ने, जबकि तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगन्स ने दिया था। चलते हैं, प्रकाश का तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश की तरंगे जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, जबकि प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कैसे चलती? तो आप बताएंगे लंबवत चलती हैं। लंबवत
जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे कैसे चलती तो आप बताएं समांतर। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होगी तो आप बताएं समांतर तरंगे होती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत अभी बात हुई, तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइगेंस। जबकि कण सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का कण सिद्धांत हम बताएंगे न्यूटन ने दिया था। चलते हैं, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किसने प्रभावित किया था, प्रकाश के विद्युत प्रभाव को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया तो आप बताएंगे आइंस्टीन ने विद्युत प्रभाव को सबसे पहले प्रभावित किया था। इसने क्या दिया, इन्होंने क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर सूत्र दिया था, E बराबर mc स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के वेग किसमें सबसे अधिक होता, अधिकतम होता, सब प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा तो आप बताएंगे गैसों निर्वात में सबसे अधिक होगा, और उसके बाद किसमें होता, द्रव में होता, उसके बाद सबसे कम किसमें होता प्रकाश का वेग, ठोस में। जबकि ध्वनि में सबसे उल्टा होता है, ध्वनि किसमें तेज चलती है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें ध्वनि चलती तो आप बताइए गैसों में। ध्वनि की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा इसकी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, तब सर्वप्रथम प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था तो आप बताएंगे रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। देखिए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है तो अपवर्तन या परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन या अपवर्तन के कारण। तो आपको बता दूं अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन या परावर्तन के कारण क्या होता है तो इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है तो सूर्य, आप बताइए चंद्रमा पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। तो ऐसे आती है चंद्रमा पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण कब लगता है तो पूर्णिमा के दिन। तो अमावस्या में देखिए या यहाँ दिख रहा है, सूर्य में भी या दिख रहा है। तो इन सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी से के माध्यम से आप बड़े आसानी से इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। अच्छा, सूर्य ग्रहण कब होता है तो सूर्य ग्रहण याद कीजिए, सूर्य निकलता है तो क्या छा जाती है, समा छा जाती है। जबकि ये सूर्य ग्रहण हो गया। जबकि चंद्र ग्रहण की बात जब होगी तो क्या हो जाता, जब चंद्र ग्रहण कब लगता है तो बताओ शाम को लगता है। तो जब सूर्य, यह शिक्षा से क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी, आ से अर्थ होता है, पृथ्वी के बीच क्या आ जाती है, मून आ जाता है। देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है, चंद्रमा बीच में होती है, और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी बीच में होती है, यानी अर्थ बीच में होती है। तो इतना याद करके रखना है पृथ्वी को अर्थ। तो इन सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप लिखते जाइए कॉपी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप समझ गए अमावस्या। किसके कारण आकाश नीला दिखाई, जब भी आकाश नीला लाल कुछ भी लिखाई देखो तो वहाँ उत्तर प्रकीर्णन ही हुआ, लाल नीला काला कुछ भी कहे तो प्रकीर्णन ही उत्तर लगाएंगे आप। प्रकाश की गति किसके बीच जाते समय न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति सबसे कम किसमें न्यूनतम होगी तो आप बताओगे कांच में सबसे, यानी ठोस में सबसे कम होगी इन सब की अपेक्षा। तारे का रंग उसका क्या निर्धारित, ताप, तारे का रंग कौन निर्धारित करता, ता से तारा, ता से ताप, उनका ताप। तो इन सबको कोरिलेट, ता से तारा और ता से ताप पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी तो आप बताइए लाल रंग सबसे दूर तक चल सकती है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होगी, उच्चतम ऊर्जा नहीं, सबसे उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी तो आप बताओगे नीले रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, नीला रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं तो चार तारे जो होते हैं अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ये। एक भ्रम है, तारे स्थिर है, टिमटिमाते नहीं, जहां भ्रम की बात होगी यहाँ अपवर्तन ही होगा। फोटॉन किसकी यूनिट है तो फोटॉन जो है प्रकाश की सबसे छोटी इकाई या विद्युत चुंबकीय तरंगों की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप बताओगे फोटॉन है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश कैसा दिखाई पड़ता है तो आकाश बताओगे काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है तो आप बताएंगे लाल रंग सबसे कम बिखरता है, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक बिखरता है क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। चलते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है तो आप बताएंगे 0 डायोप्टर होती है। क्षमता किससे मापते हैं तो आप बताएंगे डायोप्टर से नापते हैं। सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं तो आप बताएंगे सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। क्योंकि प्राथमिक रंग कौन से हैं, प्राइमरी वेव कौन से तो आप बताएंगे RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू। कंप्यूटर में कौन कौन से रंग प्रयोग होता है तो RGB रेड ग्रीन ब्लू। प्रिंटर में कौन सा तो रेड RGB। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग कौन सा नहीं तो RGB के अलावा आप याद RGB के अलावा जो भी हो, रेड ग्रीन ब्लू तो कौन सा नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पीला नहीं है, तो उसका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, अब विद्युत से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है तो आप बताओगे इसमें चांदी सबसे अधिक विद्युत का चालक। चांदी के बाद क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के एल से नहीं, चांदी के बाद क्या होता है, कापर होता है, कापर यानी तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम आता है।
चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, मतलब विद्युत का अर्धचालक कौन है, तो आप बताएं जर्मीनियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक विद्युत का अर्धचालक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। समान आवेशों में होता है, समान आवेश, समान चीज़ें एक दूसरे से क्या होती है, दूर जाती हैं, तो वहाँ क्या होगा, विकर्षण होता है। जबकि असमान आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। वस्तुओं में आवेशन किसके द्वारा स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के जो है विद्युत के तारों में क्या होते हैं, सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इसी कारण से विद्युत प्रवाहित होता है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोध क्षमता कितनी होती है, आदर्श तो आप बताएंगे अनलिमिटेड होती है। प्रतिरोधकता किसकी यूनिट है, प्रतिरोधकता आप बताएं ओम। कोई प्रतिरोध करेगा तो क्या कहोगे, ओम ओम कहोगे, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जबकि विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर है। और यदि कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक कूलाम है। आपको कमेंट बताना है हेनरी किसका, तो आप बताएं हेनरी क्या है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। चलते हैं नेक्स्ट, इंडक्टेंस प्रेरकत्व को बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा, मतलब परावर्ती धारा क्या है, इसे बोलते हैं एसी। एसी को डीसी में कौन प्रस्तुत करता है, डीसी को। तो बताएं डीसी को कौन प्रस्तुत करता है, तो आप बताएंगे रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर जो होता है, चार्जर वगैरह में क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, आपको तो धारा और वोल्टता दोनों जो ओम के नियम को प्रभावित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम है, ओम मीटर है, ओम मीटर। आप क्या हो जाएगा, ओम प्रति मीटर, तो इसका उत्तर ओम मीटर जो है आदर्श विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। शुष्क सेल एंड ड्राई सेल क्या होता है, ड्राई सेल होता है, प्राथमिक सेल को ड्राई सेल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम फैराडे से संबंधित है, विद्युत अपघटन का नियम, गैसों का दाब, विद्युत विच्छेदन या विद्युत प्रसार। तो आप बताइए विद्युत अपघटन से संबंधित है कौन, फैराडे का नियम। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है, फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का रासायनिक यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव क्या होता है, फ्यूज तार। आप जानते हैं फ्यूज तार जैसे होता है, विद्युत ज़्यादा आती है, अधिक आ जाती है तो गल जाता है, तो इसका मतलब उष्मा पा जाता है ज़्यादा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो गल्वनाइजेशन। लेकिन यदि कहा जाए कि सल्फर को, रबड़ में सल्फर मिला के गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बल्कनाइजेशन बोलते हैं। देखिए वहाँ पर रबड़ है तो रबड़ के साथ क्या है, बल्कनाइजेशन, जबकि यहाँ पर लोहे पे जो परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गल्वनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बताइए टंगस्टन। और बिजली बल्ब जो कितना उष्मा उत्पन्न करता है, तो आप बताओ 3500 डिग्री सेल्सियस सह सकता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस के बाद गलता है। और लेकिन विद्युत का बल्ब कितने उष्मा निकालता है, तो 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस उष्मा निकालता है, लेकिन इतना पतला होता है, पता नहीं चल पाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे विद्युत ऊर्जा की खपत की इकाई को क्या है, तो आप बताएंगे किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो आप बताएंगे विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत जो प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था, या बिजली का आविष्कार आप कहे तो बाद से बिजली, बाद से बेंजामिन फ्रैंकलिन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं, तो तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं। ता से तड़ित चालक, ता से तांबा आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं बड़े आराम से। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है, कौन चालक नहीं है, तो होता है सिलेनियम। और सब इसका कम चालक है, कुचालक है, ब्रोमीन कुचालक, फास्फोरस। तो इसमें सबसे इन सब में चालक अच्छा कौन सा, तो होता है सिलेनियम चालक है। जिसमें माँ लगा रहे सामान्यतः वो जो है विद्युत के चालक ही होते हैं। चलते हैं, विद्युत उपयोग करने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का या एल्युमिनियम का, तो होता है सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें विद्युत बनाने में पूछना चाहिए, तो विद्युत बनाने में सबसे अधिक यूरेनियम का। लेकिन विद्युत सबसे अच्छा बहता किसमें, तो आप बताओगे पहले नंबर पे चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। विद्युत के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा क्या लगा होता है, तो मतलब रेगुलेटर लगा होता है। आपने इसी सब चीज़ों को देखा भी होगा। अब चुंबकत्व से क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में पाया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है अस्थायी। स्थायी चुंबक किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे कौन सा लोहा होगा, सबसे स्टील में होगा। और अस्थायी किस में होता, तो आप बताओगे कच्चे लोहे में होगा। अस्थायी चुंबकन किस में पाया जाता है, कच्चा लोहा या सॉफ्ट आयरन में होता है। इन सबको याद करके रखना है। अस्थायी चुंबक किस में बनाए जाते हैं, तो बताओ नर्म लोहे के या सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं।
किस चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है? किस चुंबक की? तो अब तक कहाँ पर होती है? दोनों के सब चुंबकत्व तो सब जीरो कहाँ पर होता है? चुंबक गोल है तो सबसे जीरो चुंबकत्व कहाँ होगा? जी, जबकि दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ होगा? तो मध्य में। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो आप बताओगे मध्य में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, या केंद्र में। चुंबकीय क्षेत्र का मापक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मापक क्या है? तो आप बताओगे वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र का मापन किसे किया जाता है? तो गॉस से या टेस्ला से। सीजीएस मात्रक क्या है? तो गॉस है, जबकि यदि एसआई मात्रक कहेगा तो एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला हो जाएगा। एसआई मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का तो टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। और हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा भी है, निकिल भी है और कोबाल्ट भी है। तांबा जो है लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसमें कि चुंबक जिसे नहीं पकड़ता तो तांबे को नहीं पकड़ता। लौह चुंबकीय पदार्थ किस कौन होते? तीन, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तीनों को याद करके रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है पूछा गया है? तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लोहा है। तो अब बताइए, इसमें आपको बता दूं अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं। तो लोहा क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। ला से लोहा, ला से लौह चुंबकीय, और तीनों क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। ये अनुचुंबकीय तीनों है, लोहा लौह चुंबकीय है। बस आपको आसानी, इसमें ऑप्शन गलत लगा हुआ है। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो पहला परिनालिका, ट्रॉइड या डोमेन, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको डोमेन कहा जाता है। चलते हैं। मूल रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा को इंगित करती, तो उत्तर दक्षिण की दिशा को अंकित करती है। निम्नलिखित से प्रति चुंबकीय कौन सा है? प्रति चुंबकीय मतलब चुंबक जिसको नहीं पकड़ता। लोहा, बिस्मत, निकिल, कोबाल्ट। तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट तीनों आप जानते हैं लौह चुंबकीय। तो बिस्मत क्या है? अब बताएंगे। ये प्रति चुंबकीय है, यानी जो चुंबक से दूर भागता है। चुंबकीय सुई किस तरफ इंगित करती है? चुंबकीय सुई सदैव उत्तर की ओर इंगित करती है। स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो उत्तर दक्षिण ही दर्शाएंगी। चलते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकित किया जा सकता है हथौड़े से पीट कर, गर्म करके। तो दोनों, यानी चुंबकशीलता घटाई जा सकती है उनको गर्म करके या पीट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? तो आप इसका उत्तर देंगे 10 अंश का कोण बनाता है, सॉरी 18 अंश का कोण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय है? कौन सा विद्युत चुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, तांबा, क्रोमियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय कौन सा? तो आप बताएंगे तांबा जो सबसे अधिक विद्युत चुंबकीय है। विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय कहेगा तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट हो जाएगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय कहेगा तो तांबा हो जाएगा, कॉपर। और उसकी जगह चांदी होगा तो चांदी पहले नंबर पर होता। कौन सा प्राकृतिक प्रकृति में अनचुंबकीय है? लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है क्या है? अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा इसमें चुंबकीय शक्ति होती है, जबकि हाइड्रोजन लौह तो क्या है? लौह चुंबकीय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जब किसी धातु को अनचुंबकीय बनाया जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को डीमैग्नेटाइजेशन, डिगाइसिंग या डिगेटिंग या डिग्रीसिंग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डीमैग्नेटाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चुंबक का तीसरे ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या होता है? तीसरा ध्रुव होता है परिणामी ध्रुव, दूसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव होता है। वैसे सामान्यतः 2 ही ध्रुव होते हैं। लोहे का क्यूरी का तापमान कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस लोहे का क्यूरी तापमान होता है। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरण में किसका अत्यधिक भाग है? आपको बता दूं तो इसमें आपको बता दें, बुलाने की घंटी में जो है बिना चुंबक बन ही नहीं सकता। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरण में किसका अत्यावश्यक भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुलाने की घंटी, यानी कि जो आप डोरबेल होता है उसकी बात हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे सभी में प्रयोग होता है चुंबक। तो आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। ऐसे शानदार सेशन के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।